देखो, अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो जैसे कि हमने भी पढ़ा लिज्जत पापड़ और मान लेते हैं अमूल, इसके दो बहुत बड़े एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव सोसाइटी के। अब देखो, जस्ट टेक एन एग्जांपल, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करता है, किसी और के प्रॉफिट ना करके खुद ही प्रॉफिट कमाने की या खुद को मेंबर्स को प्रॉफिट कमाने में हेल्प करता है। अब कैसे करता है, चलो इसकी एक बार थोड़ी सी अच्छे से वर्किंग देख लेते हैं, ठीक है। मतलब एक जस्ट एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, जस्ट एग्जांपल, ये किराने की दुकान है, ठीक है, ठीक है। अब हम मेंबर्स हैं मान लेते हैं, ठीक है, हम ये मान लेते हैं मेंबर है, हम अकेले मेंबर हैं। अब किराने वाला शक्कर मान लो 30 रुपये किलो बेचता है। अब जाहिर सी बात है, मेरी मान लो मेरी एक सोसाइटी, मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ, वहाँ बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, शक्कर सब लोग खरीदते होंगे, ये बात पक्का है। मान लो पर्सन ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। पर्सन ए गया, भैया शक्कर कितने रुपए किलो की है, शुगर आप कितने रुपए किलो दे रहे हैं, तो उसने बोला सर जी 30 रुपीज़ kg है। पर्सन बी गया कि मुझे भी 1 किलो शुगर चाहिए, तो उसने बोला 30 रुपीज़ kg है, ठीक है। अब सबको 1-1 किलो शुगर चाहिए, है ना। अब पर्सन डी गया, उसने बोला अगर मैं 1 किलो की जगह मैं आपसे 4 किलो शक्कर लूँ तो मुझे कितने रुपए किलो लगाओगे, तो जायज़ सी बात है, उसने कहा चलो मैं 29 रुपीज़ kg लूँ, दे दूंगा आपको, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा शक्कर खरीद रहे हो, तो मैं आपको कितने रुपए किलो दे दूंगा, 29। अब डी गया वापस सोसाइटी में, सबसे बोलने लगा ए तुम्हें शक्कर चाहिए, बी तुम्हें शक्कर चाहिए, सी तुम्हें चाहिए, डी हमें चाहिए। तो चलो एक काम करते हैं, हम चारों लोग मिल जाते हैं और इसके पास एक साथ शक्कर लेने चल रहे हैं, है ना। 1 किलो तुम लेना, 1 किलो हम लेना, 1 किलो सी लेगा, 1 किलो डी लेगा। और सारे लोग जब लेंगे, जो शक्कर 30 रुपये किलो मिल रही थी वो कितने रुपए की मिलेगी, 21 रुपीज़ kg मिलेगा। तो एक एक रुपए का सबको फायदा होगा। तो यहाँ जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है, उसमें हमने खुद के लिए प्रॉफिट नहीं देखा, सारे मेंबर्स को क्या कराया, प्रॉफिट कराया। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना। चलो क्लियर हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। चलो अब आ जाते हैं, अगर हम बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है कि ये मेन मोटिव जो है उनका प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। जैसे वो शक्कर लेने गए, मेन मोटिव उनका प्रॉफिट अर्न करना नहीं था, उनका मेन मोटिव था कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन और उनकी म्यूचुअल हेल्प। जो डी था, वो जो शक्कर लेने गया था, है ना, शक्कर वाली दुकान पे, वो उसका मेन मोटिव ये नहीं था कि वो 1 रुपये शक्कर खुद के लिए कम कराए, उसने ए की, बी की, सी की और डी की, तीनों चारों की शक्कर 1-1 रुपये क्या करा दी, कम करा दी, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। मतलब 1 किलो की जगह वो 4 किलो शक्कर इकट्ठी लेके आया और ए को दी, बी को दी, सी को दी और डी खुद ने रखी। तो चारों का ही क्या हुआ बेटा, इसमें फ़ायदा हुआ। तो सेम यही, अगर हमने बोला तो मैं अमूल का बताया, अमूल का मेन मोटिव ये नहीं था, जो अमूल दूध वाले हैं उनका मेन मोटिव नहीं था कि मुझे से प्रॉफिट हो। जितने भी दूध वाले हैं, जितने भी अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ेंगे, उन सबको क्या होगा, इससे क्या होगा बेटा, प्रॉफिट होगा। जैसे ही सेम लिज्जत पापड़ है ना, जितने भी जो लिज्जत पापड़ है, जितनी भी महिलाएं पापड़ बनाती हैं उन सब के पापड़ बिकवाएंगे और हमें क्या मिलेगा, सबको ही क्या मिलेगा, उतना प्रॉफिट मिलेगा। इसमें एक लिज्जत पापड़ कंपनी नहीं है कि सारा, चाहे आप कोई भी काम करेगा प्रॉफिट लिज्जत पापड़ को मिलेगा, है ना। चलो, इट वर्क्स विद द प्रिंसिपल ऑफ ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। मतलब यहाँ हम सारे लोग सबके लिए काम करेंगे और सब लोग हमारे लिए काम करेंगे, है ना। तो ये किस मोटिव से बनाया जाता है, म्यूचुअल हेल्प के लिए, ना कि टू अर्न प्रॉफिट। देखो ये है ना। अब आ जाते हैं फीचर। तो सबसे पहला है वॉलंटियर एसोसिएशन। ये जायज़ सी बात है, इसमें 10 तरीके, मतलब जो हम शक्कर लेने गए थे, कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 10 लोग होने चाहिए। मतलब 10 लोग अगर मिल के कोई शक्कर खरीदने जाते हैं, और उस सोसाइटी को हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए 10, और जायज़ सी बात है मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। लेकिन वॉलंटियर एसोसिएशन मतलब आप चाहो तो जुड़ सकते हो, आप नहीं चाहो तो नहीं जुड़ सकते हो। फिर इक्वल वोटिंग राइट्स, इररिस्पेक्टिव आपका शेयर कितना भी हो, आपका जो राइट है वो इक्वल होगा, है ना। आप कितने भी लिज्जत पापड़ बनाते हो, आप अमूल में कितने भी बड़े मान लेते हैं शेयर होल्डर हो, उसके बावजूद भी आपका 1 वोट 1 राइट होगा। और इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, क्या होता है, टू गिव सर्विस, है ना, टू गिव सर्विस। और इसकी ओनर और बिजनेस से क्या होती है, सेपरेट क्या होती है,
सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसीलिए इनके मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। इसका मतलब इनको मैक्सिमम लॉस उतना ही हो सकता है जितना उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया हो। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, याद रखना क्योंकि हम प्रॉफिट के मोटिव से है नहीं, है ना, यहाँ पर प्रॉफिट नहीं गिना जाएगा, उस प्रॉफिट को हम बोलते हैं सरप्लस, है ना, क्योंकि हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं है, लेकिन अगर फिर भी अगर प्रॉफिट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरप्लस। और ये सारे मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसी एक मेंबर को नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं इसके मेरिट्स की बात करें तो सबसे पहले सिंपल सा लॉजिक है, इजी टू फॉर्म, इसको बनाना बहुत आसान है। दूसरा लिमिटेड लाइबिलिटी, अभी बताया है ना कि इस मेंबर्स में उतना ही नुकसान होगा जितना उन्होंने पैसा लगाया। फिर आ जाते कंटिन्यूटी, मैंने बताया था क्योंकि इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते, एक दो मेंबर्स की डेथ हो जाती, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, फिर भी बिजनेस चलता रहेगा। फिर आ जाते हैं डेमोक्रेटिक सेटअप, याद रखना है इसमें मैंने क्या बताया, डेमोक्रेटिक सेटअप रहता है मतलब 1 वोट इज इक्वल टू 1 मेंबर, है ना, एक मेंबर का क्या रहेगा, एक मेंबर का एक ही वोट रहेगा, है ना, इररिस्पेक्टिव उसका शेयर कितना भी हो, एक मेंबर इज इक्वल टू 1 वोट रहेगा। अब आ जाते हैं इसके फीचर्स के बाद, ओपन मेंबरशिप, कोई भी आके उसको ज्वाइन कर सकता है। जैसे अगर आप दूध वाले हो तो आप चाहो तो अमूल को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप कोई हाउसवाइफ हो, आपको पापड़ बनाने हैं तो आप लिज्जत पापड़ ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इकोनॉमिकल फंक्शनिंग, क्योंकि ये लोग सब लोग मिलकर काम करते हैं तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल फंक्शनिंग होता है। जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया, जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर लोग इंडिविजुअली शक्कर लेने जाते हैं तो उन सबको मिलती है 30 रुपये किलो, लेकिन क्योंकि सब लोग मिलकर वो काम करने गए तो उनको कितने रुपए किलो मिली बेटा, 29 रुपीज़ केजी मिली। तो क्या हम ये देख सकते हैं कि 1 रुपये हमें दूसरे लोगों से 1 रुपये किलो शक्कर सस्ती मिली, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये इकोनॉमिकल फंक्शनिंग है, मतलब हमें चीज़ें जनरली सस्ती होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में एज़ कम्पेयर टू दूसरे कंपेरेटिव। चलो फिर स्टेट प्रोपोगेंडा, अब क्या होता है जनरली इनको गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती है, जैसे अमूल हो गया, है ना, जनरली कॉर्पोरेटिव सोसाइटी पे या तो टैक्स लगता ही नहीं है, लगता है तो बहुत नॉमिनल लगता है ना, तो इससे क्या होती है, क्योंकि ये लोग जनरली सोशल वर्क भी बहुत करते हैं तो इसीलिए इनको क्या करती है स्टेट गवर्नमेंट, या तो टैक्स कम लगाती, इवन सब्सिडी भी देती है ना, तो ये स्टेट प्रोपोगेंडा में हमेशा रहती है। फिर आ जाते हैं सोशल यूटिलिटी, तो इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, तो ये सोशल सोसाइटी के लिए बहुत सारा काम करते हैं। अब आ जाते हैं जाहिर सी बात है डिसएडवांटेज की बात आ जाए तो लिमिटेड कैपिटल, क्योंकि इसमें कैपिटल क्या रहता है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहता है। क्योंकि आप सोचो अगर हमने कोई ऐसा बिजनेस खोला जिसमें पूरा इंडिया आके जुड़ रहा है तो हम उसमें कितने ही पैसे लगाएंगे, सिंपल सा लॉजिक है, हम बहुत कम पैसे लगाएंगे क्योंकि सबको इक्वली वोटिंग राइट है, अगर मैंने कितने भी पैसे लगाए उतना ही वोटिंग राइट मिल रहा है, तो इसीलिए जो जनरली ज़्यादा लोग इसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाते, बहुत ज़्यादा लोग लगाते हैं लेकिन अमाउंट ऑफ कैपिटल जो होता है वो बहुत कम रहता है। फिर इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, क्योंकि कोई भी इसका मैनेजमेंट कर सकता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं तो जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, इनएफिशिएंट रहता है। और दूसरा हमारा जो मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, तो जैसे ही प्रॉफिट चला जाता है तो जो एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है वो इधर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उनके लिए पैसे नहीं होते इधर इतने ज़्यादा जितना कॉर्पोरेट वर्ल्ड या कंपनी या सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप में होता है। नो मोटिवेशन, जाहिर सी बात है कोई हमारा इंसेंटिव नहीं है, अगर हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमें प्रॉफिट मिलेगा नहीं है ना, तो हमारे लिए कोई इंसेंटिव नहीं है, तो जब इंसेंटिव नहीं है तो जाहिर सी बात है हम ज़्यादा मोटिवेट नहीं रहेंगे। कन्फ्लिक्ट अमॉन्ग मेंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स होंगे, अलग अलग तरीके के, अलग अलग रीजन के, अलग अलग तरीके के लोग आएंगे, तो जाहिर सी बात है उनके बीच में हमेशा कन्फ्लिक्ट्स रहते ही है। फिर एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स कम ले रही है, सब्सिडीज़ ज़्यादा दे रही है, तो हमेशा वो बीच बीच में आती है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती है। क्लियर, तो हमें हमेशा गवर्नमेंट के हिसाब से चलना होता है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब हम देखो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है, तो अभी मैंने तुम्हें एक एग्जांपल से समझाया। जैसे मान लो मैं शक्कर लेने जाता हूँ, 30 रुपये किलो मिलती है, ठीक है। अब उसके बाद मेरे को 30 रुपये किलो मिलती है,
अब मैंने कहा चलो अपन 4 लोग मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी या 40 लोग मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं और हम सब लोग मिलके शक्कर लेके आएंगे, मान लो 1 बोरा लेके आएंगे, मान लो 100 लोग हैं, सबको 1-1 किलो चाहिए, क्योंकि अगर मैं शक्कर 30 रुपये किलो 30 रुपीज़ kg लेता हूँ, तो अगर मैं 1 कुंटल शक्कर लूँगा 100 kg, 100 लोग मिलके अगर 1 कुंटल हम शक्कर लेंगे तो जाहिर सी बात है उसका जो रेट 30 रुपये से 25 रुपये हो जाएगा। तो सबको वो जो शक्कर है वो 30 रुपये किलो की जगह कितने रुपए किलो मिलने लगेगी, 25 रुपये किलो मिलने लगेगी, और सबको ही फ़ायदा होगा 5-5 रुपये का, है ना। तो देखो यहाँ पर जो खरीदने वाले लोग थे या जो जिन लोगों ने सोसाइटी बनाई, वो किन लोगों ने बनाई, कंज्यूमर लोगों ने, मतलब वो शक्कर क्यों खरीदी, कंजप्शन के लिए खरीदी। तो ऐसी सोसाइटी, ऐसी कंज्यूमर सोसाइटी जो कंज्यूमर बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्लियर है ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे, है ना। चलो फिर आ जाते हैं, यही काम अगर प्रोड्यूसर करे तो जब प्रोड्यूसर करे, ऐसे ही सेम, जैसे मान लो मैं वही अमूल का ही एग्जांपल ले लो, मैं दूध बेचने वाला हूँ, मान लो जैसी बात है मेरे पास एक भैंस है तो मैं 10 लीटर ही दूध प्रोड्यूस कर पाता हूँ, तो मैं बार्गेनिंग नहीं कर पाता हूँ। लेकिन मैंने कहा कि 100 लोग मिलके, सबके पास इतनी गाय है, इतनी सारी गाय हो गई, तो मैं इजीली बार्गेनिंग कर सकता हूँ, मेरे पास इतना सामान है, बोलो अगर इस रेट पे लोगे कि नहीं लोगे, है ना। तो जब प्रोड्यूसर लोग मिलकर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं तो उसको कौन सी सोसाइटी बोलते हैं बेटा, कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। जिसका एग्जांपल क्या है बेटा, अमूल। अमूल जो है वो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। क्लियर, क्लियर है ना। तो फिर आ जाते हैं, अब आ जाते हैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन। देखो क्या होता है, जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल, इसको अपन सिंपल से एग्जांपल में ले लेते हैं। मान लो मुझे एक होर्डिंग लगवानी है, डू यू नो ना, होर्डिंग का मतलब पता है ना, वो जो मान लेते हैं गेट पे लगी होती है या फिर जब हम हाईवेज पे जाते हैं तो ऊपर लगी होती है होर्डिंग्स। अब मुझे वो होर्डिंग लगवानी है, पहला ऑप्शन ये है कि मैं अपनी होर्डिंग पूरी लगवाऊँ, है ना, पूरी होर्डिंग लगवाऊँ और पूरा खर्चा मैं करूँ। अब मुझे पता है कि मेरे को उस होर्डिंग का पूरा साल भर कोई काम नहीं है ना। तो मैंने क्या किया, अपने मेरे जो दोस्त बिजनेसमैन हैं, मैंने उनसे बोला यार मैं होर्डिंग लगवा रहा हूँ, तुम हमारे साथ मिल के होर्डिंग लगवा लो, है ना। तो क्या करना कि 1 महीने मेरी होर्डिंग लगी रहेगी, 1 महीने तुम्हारी, 1 महीने थर्ड पर्सन की, 1 महीने फोर्थ पर्सन की। तो उसी होर्डिंग में सबको फ़ायदा हो गया, मतलब उतने ही खर्चे में सबको फ़ायदा हो गया कि नहीं हो गया। तो हमने मार्केटिंग में भी क्या किया, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन किया। क्लियर कि नहीं क्लियर। या हम ये बोलें, जैसे जस्ट एक एन एग्जांपल, मान लो हम बहुत बड़ी टेलीविज़न लगवाने वाले हैं, मान लो मार्केट में बीच में। अब मैं अकेली टेलीविज़न लगाऊंगा तो मेरी ऐड अकेली आएगी। तो मैंने क्या किया, सारे बिजनेसमैन को मिला लिया, मैंने कहा कि चलो अपन सब लोग मिलके एक टीवी लगवा दे रहे हैं और उसमें तुम्हारी ऐड भी आएगी, मेरी ऐड भी आएगी और सबकी ऐड भी आएगी। तो इसमें देखो कम पैसों में सबको फ़ायदा हो गया कि नहीं हो गया, समझे कि नहीं समझे। तो इसको हम कौन सी कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर ना। फिर आ जाते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये अच्छे समझना। जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल, मान लो मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन है। कितने एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़, ठीक। अब मान लो, अब जायज़ बात है, चाहे मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन हो, चाहे मेरे पास 100 एकड़ ज़मीन हो, चाहे मेरे पास 1000 एकड़ ज़मीन हो, मुझे ट्रैक्टर चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे ट्रैक्टर चाहिए कि नहीं चाहिए ट्रैक्टर। अब मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं जाके मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन है, मैं जाके ट्रैक्टर लेके आऊँ, यूज़ करूँ और बाकी टाइम वो ट्रैक्टर फ्री रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो बच्चा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने कहा अगर मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन है, मैं ट्रैक्टर तो खरीद ही नहीं सकता। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने जैसे जितने भी फार्मर्स हैं जिनको ट्रैक्टर की ज़रूरत तो है लेकिन उनके पास 1 एकड़ ज़मीन है, वो भी ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते, तो मैंने सारे जितने भी 1 एकड़ वाले लोग हैं मैंने सबको जोड़ लिया और मैंने कहा चलो मैं एक ट्रैक्टर लेके आ रहा हूँ, उसमें अपन सब पैसे मिलाएंगे। तो मान लो 10 दिन मेरा काम है, 10 दिन मैं करूँगा, उसके बाद 10 दिन ये करेगा, उसके बाद 10 दिन ये करेगा। तो ट्रैक्टर भी आ गया, सस्ते में काम भी हो गया और सारे लोगों का क्या हो गया बेटा, सारे लोगों का क्या होगा बेटा, फ़ायदा हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए, कनेक्ट कर पा रहे हो ना चीज़ों को, है ना। चलो अब आ जाते हैं आगे, फिर आ जाते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। ये अच्छे से समझना, सुनो।
जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जैसे मान लो तुम लोग बच्चे हो बहुत सारे, हाँ। अब जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल, तुम्हारे पापा ने पॉकेट मनी दे दी 10,000, ठीक है। अब 10,000 पॉकेट मनी दे दी, अब तुम 1,000 मान लो तुम खर्च कर देते हो, 9,000 बच जाते हैं। अब तुम्हें मान लो आईफोन लेना है जो कि मान लो 90,000 का है, ठीक है, 90,000 का आईफोन है। अब तुम 9,000 रुपये जमा करोगे, आईफोन ले नहीं पाओगे, नहीं ले पाओगे ना, जाहिर सी बात है, 10 महीने 20 महीने बाद ले लोगे कि नहीं लोगे। तो तुमने क्या कहा कि एक काम करते हैं कि अपन सारे 10 लोग मिल जाते हैं, ठीक है, 10 लोग मिल जाते हैं, जो 9,000 हम सबके बचते हैं ना, वो हम हर महीने 9,000 रुपये इकट्ठे करेंगे और किसी एक पर्सन को देंगे और वो आईफोन लेता जाएगा। तो जिसको आईफोन मिलना था 10 महीने के बाद, उसको आज ही आईफोन मिल जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर ना? फिर अगले महीने भी ऐसा करेंगे, सब लोग 9,000 मिलाएंगे और दूसरा पर्सन आईफोन ले लेगा। फिर तीसरे मंथ आएगा, फिर सब लोग 9,000 मिलाएंगे और तीसरा पर्सन। अब इसमें फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे पैसे क्या होते गए, सेव होते गए, और सामने वाले को फ़ायदा क्या हुआ कि एक साथ पैसे मिल गए और उसको देना कब पड़ रहा है, लास्ट में। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो देखो समझ में आ रहा है, दोनों को फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? चाहे मेंबर्स जो पैसे जमा कर रहा है उसको भी फ़ायदा और जो पैसे मिल रहा है उसको भी फ़ायदा, तो दोनों को फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है वो सेल्फ हेल्प के लिए बनाई जाती है ना। क्लियर? चलो, तो अब आ जाते कोऑपरेटिव हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन। इधर देखो क्या होता है, देखो अब देखो क्या होता है कोऑपरेटिव हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है। जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल, अब मुझे कॉलोनी काटनी है, ठीक है। अब मैं अकेला बिल्डर हूँ, मैं अकेला बिल्डर इतनी बड़ी मान लेते कॉलोनी तो नहीं काट सकता, सिंपल सा लॉजिक है। तो मैंने क्या किया, अपने जैसे 2-3-4 बिल्डर्स और इकट्ठे कर लिए, है ना। मैंने बोला एक काम करो, हम सारे लोग मिलके एक कॉलोनी बना रहे हैं और उसको क्या करेंगे, उसको बेचेंगे और उससे जो इंस्टॉलमेंट में पैसे आएंगे, आधे पैसे तुम रखना, आधे पैसे हम रखेंगे। क्लियर है ना? तो जब बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं तो उसमें क्या करते हैं, कोई एक जना इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम सब लोग पैसे मिला के और उस सोसाइटी को बनाते हैं। और जब इंस्टॉलमेंट में उसके पैसे आते हैं तो सारे लोगों में क्या करते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट हाउसिंग सोसाइटी। क्लियर हुआ? बोलो बच्चे, क्लियर? वेरी गुड। चलो अब आ जाते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट। चलो इतना क्लियर हुआ ना? बोलो इतना क्लियर हुआ? चलो तो अभी इतना पढ़ लो।